हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। यार, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरी थोड़ी सी हेल्प करो। मैं एक्चुअली उस पहाड़ पे जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अभी उसके पास पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। बहुत देर से चल रहा हूँ। मुझे किसी ने ये ज़रूर कहा है कि वो पहाड़ 100 मीटर ऊंचा है। क्या मैं यहाँ से किसी तरह उस पहाड़ की दूरी का पता लगा सकता हूँ? सही समझे। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। और उसी की मदद से मैं पता लगा सकता हूँ उस पहाड़ की दूरी का। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि इसके अलावा मैं किस और जगह पर हाइट एंड डिस्टेंस को अप्लाई कर सकता हूँ? तो चलो फटाफट देखते हैं एक और एग्जाम्पल। तो यार, अब मैं आ गया हूँ एक सड़क पे, और इस सड़क पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम यहाँ किस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे दाईं तरफ देखोगे तो ये जो स्ट्रीट लाइट है यार, ये काफ़ी ऊंची है और लगी भी किसी एंगल पे हुई है। अब अगर मैं जानना चाहूँ कि ये स्ट्रीट लाइट कितनी दूरी तक लाइट पहुँचा सकती है, तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या हाइट एंड डिस्टेंस को लगा करके मैं इस चीज़ का पता लगा सकता हूँ? बिल्कुल। तो जवाब है बिल्कुल। अगर मुझे इस पोल की हाइट पता हो तो मैं ये बिल्कुल पता लगा सकता हूँ कि आखिर लाइट कितनी दूर तक जाएगी। तो यार, ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के। तो हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हमें ये बताता है कि हम रियल लाइफ में ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ कैसे कर सकते हैं। हाइट, जो कि हमने अभी इस पोल की और इससे पहले उस पहाड़ की देखी थी, और डिस्टेंस, मुझे कितनी दूरी पे पहाड़ के लिए जाना पड़ेगा और कितनी दूरी तक ये पोल लाइट पहुंचा सकता है, इसको कहेंगे डिस्टेंस। इसीलिए हाइट एंड डिस्टेंस इस चैप्टर का नाम रखा गया है। तो चलो बिना टाइम गवाए चलते हैं अपने क्लासरूम में और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए हैं अपने क्लासरूम में। तो चलो यार, फटाफट स्टार्ट करते हैं समझना कंसेप्ट्स को। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो ट्रिगोनोमेट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रिगोनोमेट्री इज़ नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। और ट्राइंगल भी कैसा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री हमेशा सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल से ही रिलेट करता है। तो कभी भी अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कि राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा हो, तो आप उसमें हमेशा ट्रिगोनोमेट्री के कंसेप्ट्स लगा सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो हमने जो माउंटेन वाला एग्जाम्पल लिया उसमें, और जो हमने लाइट वाला एग्जाम्पल लिया उसमें, दोनों में ही कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे थे। और क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे थे तो इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री के कंसेप्ट्स अप्लाई करने का सोचा। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि आखिर हम जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ कह रहे हैं वो रेशियोज़ हैं क्या। तो हमारे पास कुल मिलाकर के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, जो कि होते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। अगर मैं बात करूं तो इनकी जो फुल फॉर्म्स होती हैं वो होती है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। तो इससे आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये दो रेशोज़, ये दो रेशोज़ और ये दो रेशोज़ आपस में रिलेटेड हैं। तो यार, ये तो हो गया कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ क्या होते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखना है कि कौन से वो इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जो कि हमारे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होने वाले हैं। आपको पता है क्लास 10th के लेवल पे जब हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की तो कुछ ही एंगल्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, वो जो इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, फटाफट देखते हैं उनकी वैल्यूज़। तो आप लोगों ने देखा होगा कि
जो वो इम्पॉर्टेंट एंगल्स थे वो कुछ ऐसे थे, 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। ये सारे के सारे एंगल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि पूरा का पूरा क्लास 10th का सिलेबस इन्हीं एंगल्स पे बेस्ड है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ यही एंगल्स है, आप आगे बहुत पढ़ोगे। जब आप 11th 12th में मैथ्स लोगे तो उसमें बहुत सारे एंगल्स पढ़ोगे, ऐसे भी एंगल्स पढ़ोगे 67.5, 87.2, ऐसे एंगल्स पे भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री वैल्यूज़ निकालते हैं। लेकिन उस चीज़ को अभी छोड़ते हैं, अभी ये वैल्यूज़ समझने की कोशिश करते हैं। तो यार ये वैल्यूज़ आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आप एग्ज़ाम में जाने वाले हो, पहली चीज़ तो आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ खुद ब खुद याद हो जाएंगी। दूसरा, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ये पूरा का पूरा टेबल बनाने की। उसके अलावा आप कैसे सारी वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं बहुत ही ईजीली, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यार सबसे पहले तो इसको आप लिख लो 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो। और इसके बाद जब मैं इन सबको अंडर रूट में लेता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यूज़ निकल के आएंगी, क्योंकि ये 0 हो गया तो 0 का अंडर रूट 0, ये हो जाएगा ऊपर 1 और नीचे 2, ये क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 ऊपर होगा तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो वो रूट 3 रहेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। अब तो स्टूडेंट्स आपको या तो आप ये बना लो या फिर आप ये वैल्यूज़ याद कर लो। इसके अलावा आपको एक भी वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही ईजी है। अब यार साइन की वैल्यूज़ जैसे आपने लिखी है, कोसाइन की वैल्यूज़ उल्टी लिख दो तो 1 यहाँ आ जाएगा, रूट 3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहीं रहेगा, 1/2 इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। अब आप लोगों ने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? चैप्टर 8 में आप लोगों ने पढ़ा था कि tan क्या होता है? मेरा tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यार सिंपल डिवाइड कर दो, ये 0 हो जाएगा, ये डिवाइड करता हूँ 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा। और क्योंकि यार अपॉन में 0 हो ही नहीं सकता, तो जब भी अपॉन में 0 होता है तो वो या तो इन्फिनिटी होता है या उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, राइट। अब सबके रिलेशन आप लोगों को पता है, कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। इसी तरीके से सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। तो यार अब इनको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो, तो ये पूरा आपका टेबल फॉर्म हो गया। तो यार ये तो हम लोगों ने देख लिए कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स क्या हैं, क्या हम लोगों ने टर्म 1 में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने ये जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं, इम्पॉर्टेंट एंगल्स हैं, वो सारे कैसे हमें याद रखने हैं, कैसे वो हम लोगों को बनाने हैं। अगर हम भूल भी जाएं एग्ज़ाम में तो कैसे आप फटाफट बना सकते हो। तो यार आप लोग एग्ज़ाम में क्या कर सकते हो कि जैसे ही एग्ज़ाम में आंसर शीट आई, आप लोगों ने रफ़ एरिया में फटाफट ये टेबल डिज़ाइन कर लिया, तो ये हो सकता है। लेकिन गाइडलाइंस को ध्यान में रखना, कभी भी क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आंसर शीट में भी कुछ मत लिखना, ठीक है। तो अब हम आते हैं और समझते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो कि रिलेटेड हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये ग्राउंड है, कुछ ऐसा ही एग्जांपल हम लोगों ने देखा था। मैं बोल देता हूँ कि ये एक लाइट पोस्ट है। अब यहाँ पे क्योंकि लाइट जल रही है, तो यार अगर यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं खड़ा था, तो अगर वो इसकी तरफ देख रहा है, राइट, तो यहाँ पे हमारे लिए समझने लायक क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं
हॉरिजॉन्टल लाइन जब मैं खींचता हूँ आपके आँखों के लेवल से, तो स्टूडेंट्स मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये मेरा आई लेवल है। जब मैं आँखों से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ तो उसको हम क्या कहते हैं, आई लेवल। तो ये आप लोगों का क्या है, आई लेवल है, मतलब जिस हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपकी आँखें हैं। उसके बाद जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे आँखों और जिस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ उसके बीच में अगर मैं एक सीधी लाइन खींचता हूँ तो उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। समझ में आया? अब आई लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ तो जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसी तरीके से अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो अगर मैं ऑब्जेक्ट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो उसका जो लाइन ऑफ साइट के साथ एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, हालांकि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात ज़्यादातर आपसे तभी की जाएगी जब इंसान ऊपर खड़ा होगा और नीचे की तरफ देख रहा होगा। अब इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए है, वो क्या है वो भी फटाफट देख लेते हैं। तो अगर मुझे कभी भी आई लेवल के बारे में बात नहीं की गई तो चीज़ हमेशा इतनी बड़ी होगी। यार अगर मैं मान लो एक बिल्डिंग को देख रहा हूँ, उस बिल्डिंग के आगे अगर वो 10 माले की बिल्डिंग है, क्या उसके आगे मेरी हाइट मायने रखती है? क्यों? क्योंकि 10 माले की बिल्डिंग मतलब कम से कम 100 से 110 फीट। तो 110 फीट के आगे यार मैं 5 फुट का कुछ भी मतलब नहीं है, राइट? तो कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इतना ऊपर होता है, उसकी हाइट इतनी होती है कि ये जो इंसान की हाइट है, देखने वाले की हाइट, उसकी हाइट नेग्लिजिबल होती है, मतलब ना के बराबर हो जाती है। तो ऐसे केस में हम आई लेवल ग्राउंड लेवल पर ही मान के चलते हैं। यानी कि इस आदमी की हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी 0, राइट? लेकिन ये सिर्फ किस केस में होगा? जब आपको आई लेवल के बारे में कोई बात नहीं की गई और आपको बोला गया है कि ऑब्जेक्ट बहुत ही ऊंचा है, राइट? उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग एक दो चीज़ें और समझ लेते हैं कि हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन दी हो तो उस केस में क्या अंडरस्टैंडिंग हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि आपको अगर बोला गया है कि एक आदमी है वो अपने घर की छत पे खड़ा है, राइट? तो उसके घर की कुछ ना कुछ तो हाइट होगी, मैं इसको h मान लेता हूँ। अब यहाँ पे वो बंदा खड़ा है, ठीक है? अब इसके घर के पास ही कुतुब मीनार है। अब ऑब्वियसली इसका एक मंजिल का मकान और कुतुब मीनार दोनों में बहुत हाइट का फ़र्क है ना? अब तो ये बंदा कुतुब मीनार को देख रहा है, ठीक है? अच्छा, अब इस घर की हाइट तो कुछ ना कुछ होगी जो कि सिग्निफिकेंट होगी कुतुब मीनार के आगे, है ना? लेकिन ये जो आदमी है वो कुतुब मीनार के आगे सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसका मतलब आदमी तो कुतुब मीनार के आगे बहुत छोटा है, लेकिन घर की हाइट कुछ ना कुछ है सिग्निफिकेंट, मतलब उतनी भी छोटी नहीं है कि मैं उसे 0 मान सकूं, है ना? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर 110-120 फीट का माला है का मकान है या बिल्डिंग है, उसके आगे अगर 2-4 फीट का इंसान है, 5 फीट का इंसान है, तो वो नेग्लिजिबल कह सकते हैं हम एक बार को। लेकिन अगर वहीं 50 फीट की चीज़ है और उसके आगे 5 फीट का है तो हम उसको नेग्लिजिबल नहीं कह सकते, क्योंकि 50 में से 5 फीट हटते ही काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है ना? तो इसीलिए हम इसको तो नेग्लिजिबल मान सकते हैं लेकिन घर को नहीं। तो अगर ऐसे केस में मुझे इसकी हाइट h दी गई हो तो अगर मैं देखूं तो ये जो हाइट बचेगी
इसका मतलब इस लेवल से जो ऊपर की हाइट बचेगी वो कितनी होगी, h माइनस एच, क्योंकि इतनी हाइट तो घर की है ना, है कि नहीं। इसी तरीके से अगर मुझे ये दिया हो, अगर मुझे उल्टा बोला हो, मुझे बोला है ये h है, तो ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, h प्लस एच। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ गई कि कंसेप्ट मुझे कैसे निकालना है, क्या चीज़ मुझे कैसे डेराइव करनी है, कहाँ पे मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूँ और कहाँ पे हाइट को नेग्लिजिबल नहीं मान सकता। और इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं d मान लेता हूँ। तो ये हाइट हो गई, ये डिस्टेंस हो गया, है ना। और यही हमें पढ़ना है, इसी चीज़ के बारे में हम लोगों को पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। तो यार अब फटाफट कंसेप्ट हम समझ गए हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेकिन क्वेश्चंस देखने से पहले बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि 21 दिन के अंदर अंदर आज से 21 दिन गिन लो, 21 दिन के अंदर अंदर पूरा टर्म 2 का सिलेबस ख़त्म कराने वाला हूँ और पूरे मार्क्स दिलवाने वाला हूँ। पूरे मार्क्स आएंगे जब हम लोग मिलके मेहनत करेंगे, तो कोई भी हमारे नंबर नहीं काट सकता। और ऐसे इजी तरीके से आप लोगों को कंसेप्ट समझाने वाला हूँ कि आप कभी चाहकर भी कंसेप्ट्स नहीं भूलोगे। लाइफ टाइम हाइट एंड डिस्टेंस को याद रखने वाले हो, अब कभी नहीं भूलोगे इस क्लास के बाद। और अगर अभी भी कोई डाउट है, कंसेप्ट में कुछ समझ में नहीं आया है, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं, तो यार कमेंट बॉक्स में लिख दो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इंस्टा की लिंक देखो, इंस्टा पे फॉलो करो और मैसेज करो, ठीक है। वहाँ पे मैं बिल्कुल डायरेक्ट आंसर करूँगा तुम्हें जल्दी से जल्दी। तो यार अब फटाफट हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। यार ये एक एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिशियन है और उसे एक पोल पे चढ़कर कुछ इलेक्ट्रिकल वायर्स रिपेयर करनी है। तो यार ये हमने मान लिया कि एक पोल है, इसके टॉप पे कुछ वायर्स लगी हुई हैं। तो इलेक्ट्रिशियन यहाँ कहीं नीचे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिशियन को इस पोल पे चढ़ के वायर्स ठीक करनी है। तो अब हमसे बोला गया है कि अगर इस पोल की हाइट कितनी है, 5 मीटर है। कितनी है, 5 मीटर। तो इस पोल की हाइट हम लोगों को दी हुई है 5 मीटर। अब उसने बोला अब यार तारों पे जाके तो सीढ़ी लगाएगा नहीं, क्यों, तारों पे जाके सीढ़ी लगाया तो हो गया जी काम। तो यार उसने बोला है हमसे क्वेश्चन में कि पोल की हाइट से 1.3 मीटर नीचे, कितना नीचे, 1.3 मीटर नीचे, कहाँ से, पोल की हाइट से। तो यहाँ पर उसे सीढ़ी लगानी है, तो ये लगा दो सीढ़ी। अब उसने बोला है कि सीढ़ी कितनी लंबी हो, सीढ़ी कितनी लंबी हो अगर उसे 60 डिग्री पर लगाकर यहाँ पे पहुँचना है। तो ये हम लोग एस मान लेते हैं, स्टेयर है क्योंकि। तो स्टेयर भी नहीं है यार, लैडर है, एल मान लेते हैं, है ना। तो लैडर है तो लैडर की लेंथ निकालनी है एक तो, और उसके बाद उसने दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है कि आखिर ये सीढ़ी का फुट, मतलब सीढ़ी का नीचे का जो हिस्सा, जो पैर हैं, वो इस पोल से कितने दूर होंगे, यानी कि ये डी निकालना है, ठीक है। तो अब हम इसको सिंपल से समझते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल जब हम देखते हैं तो ये क्या है हमारे लिए, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये हम लोगों को एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है ना। अब यार फॉर्मूले क्या है हमारे, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, जय भोले। जी हाँ, तो ये फॉर्मूला है साइन थीटा का, ये है कॉस थीटा, ये टेन थीटा का फॉर्मूला है। तो यार साइन कॉस टेन का फॉर्मूला आ गया। तुम्हें पता है कॉजेक इसका उल्टा होता है, तो कॉजेक कितना हो जाएगा, h/p। सेक कितना हो जाएगा, h/b। और कॉट कितना हो जाएगा,
बी अपॉन पी। तो ये हम लोगों को फॉर्मूले पता चल गए। अब हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले निकालना है एल। एल मतलब हाइपोटेन्यूस। तो स्टूडेंट्स दो तरीके हैं इस चीज़ को अप्रोच करने के। एक, जिस तरीके में आप लोग क्या करेंगे कि कम से कम रेशियोज़ का इस्तेमाल करें। इसका मतलब साइन कॉस टेन, इन्हीं को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। या फिर आप दूसरी अप्रोच क्या लगा सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो बाकी को भी यूज़ करने के लिए, तो आप क्या कोशिश करो हमेशा कि जो आपको निकालना है देखो कि कौन से फॉर्मूले में वो ऊपर आता है। ठीक है, तो कॉसेक और सेक में आता है हाइपोटेन्यूस ऊपर, तो मैं इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, मुझे वैल्यू किस चीज़ की दी गई है, परपेंडिकुलर की दी गई है, पी की। तो पी मुझे पता है, एच मुझे निकालना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ पे एच अपॉन पी मतलब एच क्या बोला है मैंने, एल है। पी कितना है, पी देखो क्योंकि सी डी यहीं लगेगी तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1.3 और कॉसेक 60 डिग्री है ना। अच्छा, कॉसेक 60 डिग्री क्या होगा, कॉसेक 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा। साइन 60 डिग्री हमने क्या पढ़ा था, साइन 60 डिग्री हम लोगों ने पढ़ा था √3/2। तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। अच्छा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, L/5 माइनस 1.3 कितना होगा, ये हो जाएगा 3.7। तो अब इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2 × 3.7 अपॉन, अब आप लोगों को बोला गया है कि √3 को यूज़ करो 1.73। तो ये हो गई एल की वैल्यू। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी एल का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद मुझे बोला गया है कि डिस्टेंस निकालो। ठीक है, तो डिस्टेंस जब मैं निकालने जाता हूँ तो फिर से वही बात आती है, मुझे निकालना है बेस। तो बेस किस में ऊपर है, कॉस में है और कॉट में है। अच्छा, इसके बाद मुझे वैल्यू किस चीज़ की दी हुई है, तो कोशिश करो स्टूडेंट्स हमेशा कि जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है ऑलरेडी उसको यूज़ करो, अनटिल अनलेस रिक्वायर्ड हो आपको दूसरा वैल्यू यूज़ करना। वैसे तो आपने यहाँ एल भी निकाल लिया है, दोनों ही निकाल लिया है, तो आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्योंकि यहाँ मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है मैं उसको यूज़ करूँगा, तो मैं लिख लेता हूँ कॉट 60 डिग्री इज़ इक्वल टू, बेस मुझे निकालना है और परपेंडिकुलर मुझे पता है 3.7। तो यार कॉट 60 डिग्री की जब मैं बात करता हूँ तो कॉट 60 डिग्री कितना होगा, tan 60 का रेसिप्रोकल यानी कि 1/√3 इक्वल टू b/3.7। इसका मतलब b मेरा क्या निकल के आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे b के लिए सॉल्व करूँ, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरा b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.7/√3। तो हो जाएगा 3.7/1.73, राइट। तो अगर इनको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं यार यहाँ पे मैंने कॉसेक यूज़ किया, यहाँ कॉट यूज़ किया, तो अगर मैं साइन और कॉस और टेन यानी कि इन्हीं तीन रेशोज से यूज़ करना चाहता तो मैं कैसे करता। तो मैं इसको अगर साइन थीटा के इक्वल रखता तो वो कुछ इस तरीके से होता, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। तो साइन थीटा क्या होता है मेरा, साइन थीटा इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है मेरा 3.7, हाइपोटेन्यूस निकालना है, ये हो जाएगा √3/2 इक्वल टू 3.7/h, क्रॉस मल्टीप्लाई करो √3h इक्वल टू 3.7 × 2, h इक्वल टू 3.7 × 2/√3। अब अगर देखोगे तो ये सेम टू सेम वैल्यू आ गई, राइट।
यहाँ पे हमने बस √3 को 1.73 लिखा हुआ है, तो सेम वैल्यू आ गई। तो किसी भी तरीके से अगर आप सॉल्व करो, कोई भी रेशियो लो, अगर आप सही रेशियो ले रहे हो जहाँ पे आपको वैल्यू पता है और आंसर निकालना है किसका, वो सही चूज़ किया है अपने रेशियो, तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो फटाफट अब देख लेते हैं हम एक और क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। तो यार क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, अप्रोच करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस में पूरा खेल सिर्फ डायग्राम बनाने का। अगर बच्चा आपने डायग्राम बना लिया, अगर आपने क्वेश्चन का डायग्राम सही से बना लिया, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर डायग्राम नहीं बना पाए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम उसी चीज़ पे फोकस करेंगे इस क्वेश्चन में, डायग्राम बनाने पे, कि डायग्राम हम क्वेश्चन को समझ के बिल्कुल सही बनाएं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे बोला है कि एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो सबसे पहले तो यार ग्राउंड ले लो, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ कि कैसे हम कंसेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो यार ये हो गया ग्राउंड लेवल। अब यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, ठीक है। इसकी हाइट हम लोगों को दी हुई है 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इसकी आंखें थी, तो ये हो जाएगा आई लेवल, है ना। आई लेवल का कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसने बोला कि उसके सामने एक चिमनी है, ठीक है, थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी बन गई। अब वो इस चिमनी के टॉप को देख रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आंखों से देखेगी, तो यहाँ से हमने एक लाइन बना दी। ये क्या होगी, लाइन ऑफ साइट, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, कि आंखों से जिस पॉइंट को, जिस ऑब्जेक्ट को इंसान देख रहा है, उसके बीच में खींची हुई सीधी लाइन लाइन ऑफ साइट होती है। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन में दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, अगर बंदा नीचे से देख रहा है ऊपर की तरफ, तो वो जो आई लेवल और या फिर हॉरिजॉन्टल कह लो, यहाँ पे क्योंकि हाइट दी हुई है इसलिए आई लेवल ले रहे हैं, हाइट नहीं दी होती तो ग्राउंड लेवल लेते हैं। लेकिन दोनों लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। कॉमन क्या चीज़ है कि दोनों हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट का जो नीचे एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या दिया हुआ है हमें, 45 डिग्रीज, है ना। अब उसने ये चीज़ हमें और दी है कि ये चिमनी से कितनी दूर खड़ी है, 28.5 मीटर। तो मुझे क्या निकालनी है, मुझे ये हाइट निकालनी है जो कि है h। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ, कहाँ से, एक तो ये हो गया टॉप, एक हो गया आई लेवल और एक हो गया ग्राउंड लेवल, है ना। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो सारे पॉइंट्स को नाम दे दूँगा। जहाँ पे ये लड़की खड़ी है इसको मैंने नाम दे दिया क्या, ए। जहाँ पे चिमनी का बॉटम है उसको नाम दे दिया बी। जहाँ आई लेवल है उसको नाम दे दिया सी। जहाँ टॉप है उसको नाम दे दिया डी। और इसके हेड को नाम दे दिया ई, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हाइट है वो क्या है, सी डी प्लस बी सी है ना। ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि हाइट क्या है, पूरा बी से लेके डी तक है। तो मैं उसको दो पार्ट्स में तोड़ सकता हूँ। अब बी सी जो है वो लड़की की हाइट के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि h कितना हो गया, सी डी प्लस 1.5, राइट। तो अब मुझे सी डी की हाइट निकालनी है। अब अच्छा, इसी तरीके से जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी विल बी इक्वल टू ई सी, क्यों, क्योंकि देखो ये एक रेक्टेंगल है ना। तो हमेशा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल एट एवरी पॉइंट। तो ये 28.5 है तो ये भी 28.5 होगा। तो ई सी जो है मैं बोल सकता हूँ वो ए बी के इक्वल होगा, जो कि होगा
5 मीटर। तो मैंने इसको 28.5 मीटर लिख दिया। अच्छा, अब मैं आता हूँ ट्रायंगल EDC पर। तो जो ट्रायंगल EDC है ना, ट्रायंगल EDC को मैं अलग से बना लेता हूँ एक बार। तो ये है E, ये है D, ये है C। तो ये मेरा 28.5 मीटर दिया हुआ है मुझे। ये एंगल 45 डिग्रीज़ है ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्रीज दिया हुआ था। अब तो जो CD है वो मुझे निकालना है। तो CD, तो देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, मुझे बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो किस में परपेंडिकुलर और बेस यूज़ होते हैं? tan थीटा में होते हैं। तो tan थीटा 45 डिग्री है इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, बेस कितना है? 28.5। तो अब इस 28.5 को इधर लाऊंगा तो ये हो गया 28.5 इक्वल टू P। और P क्या है मेरा? P है CD। तो CD की वैल्यू तो यहाँ चाहिए थी मुझे। तो हाइट कितनी हो जाएगी? 28.5 प्लस 1.5 जो कि हो जाएगी 30 मीटर। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने डायग्राम सही से बना लिया, क्वेश्चन को इंटरप्रेट सही से कर लिया, क्वेश्चन को समझ सही ढंग से लिया, तो आप हमेशा सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। गॉट इट? तो यही चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन में भी हम लोग इसी चीज़ की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को सही ढंग से समझे, डायग्राम सही ढंग से बनाए और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जब हम क्वेश्चन को ढंग से समझ लेते हैं, क्वेश्चन को ढंग से इंटरप्रेट कर लेते हैं, जब हमें टर्म्स का मीनिंग पता है, तो कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है। तो फटाफट हम क्वेश्चन को समझते हैं और डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या बोला गया है? हम लोगों को बोला गया है कि एक लाइट हाउस है। तो ये लाइट हाउस बना लेते हैं हम, और एक ग्राउंड बना लिया हमने, ये ग्राउंड लेवल है ना। अच्छा, एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी है, ग्राउंड लेवल, आई लेवल, ये चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में, आप रिलेट कर पाए उन चीज़ों से जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कंसेप्ट में डिस्कस की। अच्छा, अब बोला गया है कि 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो मैं इस पॉइंट को A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये पोल पॉइंट C पे खड़ा है और इसकी हाइट CD है ना। तो उसमें बोला है कि जब मैं A से देखता हूँ तो A जो है पॉइंट वो 4 मीटर की दूरी पे है। तो उसने क्या बोला है कि 2 पॉइंट्स हैं जहाँ से इस लाइट हाउस को देखा जा रहा है, और वो दोनों सेम साइड हैं, सेम पाथ पे हैं। तो यार इधर आऊँगा तो सेम पाथ पे होने के लिए वो दोनों एक ही साइड होने चाहिए, है ना। तो दोनों हमने एक साइड लिए। अब उसने बोला एक पॉइंट 4 मीटर दूर है और दूसरा पॉइंट 9 मीटर दूर है, ठीक है। अब हमें उसने डायरेक्टली एंगल्स ना दे करके उसने बोला है कि ये जो 2 एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री बच्चा आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इफ सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, है ना। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, इसको 90 डिग्री लिख लेंगे। अब अगर मैं बात करूं तो मुझे फाइंड क्या करना है? तो उसने बोला है कि प्रूव करो, साबित करो कि इस टावर की हाइट, इस लाइट हाउस की हाइट जो है वो 6 मीटर है, ठीक है। तो फटाफट करते हैं।
तो यार मुझे बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है ना। तो मैं क्या करूँगा, टेन थीटा लगाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, छोटे ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल ACD की अगर हम बात करें तो इसमें मुझे 10 एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री माइनस थीटा, कितना होगा ये परपेंडिकुलर। अब ये बच्चों मुझे प्रूव करना है, तो मैं अभी इसको क्या मान लेता हूँ x। मुझे साबित करना है कि x जो है वो 6 मीटर है। तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन बेस कितना है 4। अच्छा 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा इक्वल टू x अपॉन 4। तो कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 10 थीटा इक्वल टू x अपॉन 4। तो 10 थीटा जब मैं निकालता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 10 थीटा मेरा क्या निकल के आएगा, सीधा रेसिप्रोकल कर दो आप लोग दोनों तरफ। तो 10 थीटा क्या निकल के आएगा 4 अपॉन x, राइट। अब बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं हम, ट्रायंगल BDC की। तो BDC में 10 थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर, तो फिर से x है, और बेस कितना है 9 मीटर। तो स्टूडेंट्स अगर आप दोनों में देखो तो दोनों वैल्यू 10 थीटा की है। तो यार अगर ये भी 10 थीटा की वैल्यू है, ये भी 10 थीटा की वैल्यू, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल रख देते हैं। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, तो 1 इक्वल टू 2 से क्या हो जाएगा x अपॉन 9 इज इक्वल टू 4 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 36। x कितना हो जाएगा अंडर रूट 36। अच्छा इसकी वैल्यू क्या निकल के आएंगी ±6। अब हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग की हाइट की। तो क्या बिल्डिंग की हाइट -6 हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। और जिसने सोचा कि हो सकती है वो एक बार फिर सोचो। तो बिल्डिंग की हाइट कभी भी -6 नहीं हो सकती, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा +6। तो ये 6 मीटर प्रूव हो गया, ठीक है। तो देखा आपने बच्चों कि अगर आपने डायग्राम सही से बना लिया, क्वेश्चन को समझ सही से लिया, तो हलवा है एकदम। ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा चीज़ है, ठीक है। तो यार ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन और दिए जा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, तो इस क्वेश्चन को देख लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो पूछो, फिर से कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर ये समझ में नहीं आया और इस चीज़ को समझा दो, तो मैं बिल्कुल समझाऊंगा। बिल्कुल आप लोगों को रीच आउट करके समझाऊंगा कंसेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन मार्क्स पूरे पक्के करने हैं। अब यार इसमें एक चीज़ तो करनी पड़ेगी कि अब चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल दबानी पड़ेगी। क्यों? ताकि अगले 21 दिन की कोई वीडियो मिस ना हो जाए। कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए अगर टर्म 2 में पूरे नंबर लेके आने हैं तो। और फटाफट अपने पक्के यार को भी शेयर कर दो ये वीडियो, ताकि उसके भी नंबर पूरे पक्के हो जाएं, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। मिलते हैं अगले वीडियो में।